तो हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 13 है आपके हम बीमार क्यों होते हैं, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इससे पहले मैंने ऑल चैप्टर साइंस के करवा रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 9th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा कक्षा 9th का जो विज्ञान है उसमें चैप्टर नंबर 13 है हम बीमार क्यों होते हैं। तो इस चैप्टर की कंप्लीट जो चैप्टर है उसके जो कंप्लीट जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। ओके, और ये नोट्स आप परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो ये नोट्स आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, यानी स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो आपको क्या याद करनी है कि स्वास्थ्य है वो शरीर की वह अवस्था है, यानी जो स्वास्थ्य है वह शरीर की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य करने की समुचित क्षमता हो, वह कोई भी कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। यानी स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य करने की समुचित क्षमता हो और कोई भी कार्य उचित प्रकार से किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां क्या हैं, कि अच्छे स्वास्थ्य की जो आवश्यक दशाएं हैं, जो स्थितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर दो स्थितियां हैं। इसमें पहली स्थिति है आपके कि पौष्टिक भोजन की आवश्यकता, और दूसरा है आपके कि प्रसन्न रहना यानी खुश रहना और सामुदायिक स्वच्छता होनी चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्वास्थ्य है वो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है और कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। और सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है, कि जो स्वास्थ्य है वो सभी जीवों का जो स्वास्थ्य है वो उसके पास पड़ोस या उसके आसपास का जो पर्यावरण है उस पर आधारित होता है। और पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं जैसे चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से क्या करता है, प्रभावित करता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि मनुष्य है वो समाज में रहता है, मनुष्य समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक जो पर्यावरण है वो हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। और इस हम गांवों, कस्बों अथवा शहरों में क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का जो निर्धारण है वो सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है आपके यदि काफ़ी मात्रा में, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा खुले नाले में रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है तो खराब स्वास्थ्य की संभावना है वो बढ़ जाती है। और सामुदायिक जो स्वच्छता है वो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में क्या अंतर है, तो यहाँ पर रोग का क्या अर्थ बताया गया है प्यारे बच्चों। रोग का अर्थ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोग का अर्थ है, रोग का अर्थ है असुविधा। रोग का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, असुविधा। और यद्यपि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग है वो बहुत सीमित है, क्योंकि हम बिना कारण जाने यह कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अमुक रोग से ग्रस्त है, कि उसको रोग हो गया है या उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है, और बिना रोग के भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। कोई रोग न होने का यह अर्थ है कि हम स्वस्थ हैं, कि हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। और नत्रक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह शिष्टतापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके।
और उसके बाद में है रोग तथा इसके कारण, यानी रोग वो किस प्रकार किस तरह के दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं और ये ऊतक क्या करते हैं, हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों अथवा अंग तंत्रों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों का क्या करते हैं, संपादन करते हैं। और प्रत्येक अंग तंत्र में विशेष अंग होते हैं जिनके विशेष कार्य होते हैं। जैसे पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत होते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है कि रोग वे चिन्ह के हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं और लक्षण है वो किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। और चिकित्सक किसी रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करा सकता है, टेस्ट भी करा सकता है। और उसके बाद में है तीव्र या प्रचंड रोग या दीर्घकालिक रोग। तो इनके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और इनके क्या क्या उदाहरण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तीव्र प्रचंड रोग कौन सा है कि कुछ रोगों की जो अवधि है, उनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तीव्र रोग कहते हैं। जैसे खांसी है, जुखाम है, बहुत कम अवधि तक रहते हैं, यानी 2 या 3 दिन का समय है इनका। और उसके बाद में जो रोगी है, जो पेशेंट है, वो ठीक हो जाता है। तो ये तीव्र रोग या प्रचंड रोग में आते हैं। और जो दीर्घकालिक रोग है वो कौन से रोग होते हैं, कुछ रोग जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत तक रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घकालिक रोग कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एलिफेटाइटिस और एक है आपके फीलपाम रोग। ओके, ये एग्जाम्पल है इनके। और उसके बाद में है दीर्घकालिक रोग तथा अस्वच्छता। तो देखिए, तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, उसको इफेक्ट करता है, तो वह हमारे सामान्य स्वास्थ्य है उसको भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। और तीव्र रोग बहुत कम समय तक रहता है, जबकि दीर्घकालिक रोग है वो हमारे स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में इनके एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि खांसी से अधिकांश लोग 1 सप्ताह में क्या हो जाते हैं, प्यारे बच्चों, ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे खांसी है, जुखाम है, इनके कारण हमारा वजन है वो भी क्या हो जाता है, कम नहीं होता, वजन है वो भी कम नहीं होता और हमारी सांस भी नहीं फूलती, हम थकान भी महसूस नहीं करते। लेकिन दीर्घकालिक रोग है जैसे फेफड़ों के अक्षय रोग से संक्रमित हो जाने पर कई वर्षों तक बीमार होने के कारण है वो वजन में कम हो जाता है और रोगी है वो हर समय क्या महसूस करता है, थकान महसूस करता है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है रोग के कारक। अब देखिए रोग के क्या क्या कारक है। तो रोग के कारण के बहुत से स्तर होते हैं। जैसे यदि कोई छोटा बच्चा पहले दस्त से ग्रस्त है तो इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है, उसको वायरस है और वायरस है वो दूषित जल पीने से आता है, किंतु अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया है। इसके क्या रीजन है, तो इसमें पहला रीजन है कि इसका एक कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ न हो जिसके कारण ऐसा संभव हुआ। और दूसरा रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पर दूसरा रीजन है कि बच्चे को साफ पानी ने मिलने की वजह से यह हो सकती है कि बच्चे का परिवार जहाँ रहता है वहाँ खराब लोक सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध न हो, तो ये भी इसका रीजन हो सकता है। उसके बाद में है संक्रामक रोग। अब देखिए संक्रामक रोग क्या है, तो वह रोग जिसके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ ही क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और असंक्रामक रोग क्या है बच्चों, कि वे भारी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते वे समुदाय में फैल सकते हैं और ये रोग प्राय क्या होते हैं, आंतरिक एवं असंक्रामक है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर नोट है। नोट के अंदर आपको पता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक असामान्यता के कारण होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, इसका एक कारण है अधिक वजन होना,
तथा व्यायाम न करना। और ऐसे और भी कई रोग हैं जो संक्रामक नहीं है। और यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ वर्ड है कि ट्रिप्नोसोमा निद्रा रोग का कारक है। तो निद्रा रोग का कारक अगर आपको पूछा जाता है तो ट्रिप्नोसोमा आपको इसका आंसर लिखना है। और उसके बाद में है संक्रामक रोग। इसमें संक्रामक कारक के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुछ रोग वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई यानी कवक और कुछ एककोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। और कुछ रोग बहुकोशिकीय जीवों जैसे अनेक प्रकार के कर्मियों से भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि वायरस द्वारा होने वाले रोग। तो प्यारे बच्चों, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? खांसी होती है, जुकाम और डेंगू है और एड्स है, ये सब वायरस से फैलते हैं। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग, तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं टाइफाइड है, बुखार है, हैजा है और अक्षय रोग यानी तपेदिक और एंथ्रेक्स, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया और कालाजार। ओके, और कालाजार का एक रोगाणु है जिसको हम लेशमानिया कहते हैं, ध्यान रखना। और फीलपाउ नामक रोग भी कर्मी की विभिन्न स्पीशीज द्वारा होता है। तो इस हाईलाइट को जरूर पढ़ना है आपको। उसके बाद में है वायरस व बैक्टीरिया के जैविक गुणों में समानता। अब देखिए वायरस और बैक्टीरिया के जैविक गुणों में क्या क्या समानता है। तो यहाँ पर पहली समानता है कि सभी वायरस परपोषी कोशिकाओं में रहते हैं, किंतु बैक्टीरिया है उसमें ऐसा कम ही होता है। और दूसरी समानता है कि वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से होता है, जबकि कर्मी है उसमें गुणन है वो बहुत ही धीरे होता है, मंद होता है। और 3 नंबर है आपके कि सभी बैक्टीरिया है वो एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं, अधिक पास होते हैं। और 4 नंबर है कि अनेक जैविक क्रियाएं सभी बैक्टीरिया में क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है, लेकिन वायरस वर्ग है उसमें क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। और यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि लेशमानिया कालाजार व्याधि का कारक है, यानी कालाजार व्याधि है उसका कारक क्या है? लेशमानिया। या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कालाजार व्याधि है उसका जो कारण है, मेन रीजन क्या है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है, या रोगाणु का नाम भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर एक है आपके स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो मुहासे रोग का कारक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है एंटीबायोटिक जिसको हम प्रतिजैविक कहते हैं। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं? ये वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न किए जाते हैं और ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। जहां पर हम बात करें पेनिसिलिन एक ऐसा पहला प्रतिजैविक पदार्थ है जो मनुष्य द्वारा उपयोग के लिए तैयार किया गया है। और यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज है वो सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसको मैंने हाईलाइट किया है ताकि आप आराम से इसको अच्छे से याद कर सकें। और उसके बाद में है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के क्या कार्य हैं। तो देखिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है और अतः बैक्टीरिया है वो कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और वे सरलता से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और पेनिसिलिन का मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। और रोग फैलने के क्या साधन है? तो रोग फैलने के साधन के बारे में हम बात करें तो संक्रामक रोग अनेक सूक्ष्म जीवीय कारकों द्वारा रोगी व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्तियों तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वे संचारित हो सकते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। और उसके बाद में जैसे साधन की हम बात करें तो इसमें वायु है, भोजन है, जल है और रोग कारक है, रोग वाहक है और लैंगिक संपर्क है। ओके, और उसके बाद में है वायु द्वारा। तो देखिए छींकने और खांसने से रोगाणु है वो वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे निमोनिया है और अक्षय रोग है, सर्दी जुकाम है आदि, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और उसके बाद में है जल और भोजन द्वारा। तो देखिए जल और भोजन के द्वारा हम बात करें तो यहाँ पर रोगाणु यानी संक्रामक कारक हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हैजा है और अमीबिया पेसिस है आदि, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और रोग वाहक के द्वारा, तो रोग वाहक के द्वारा है मादा एनाफ्लीज मच्छर और मादा एडिज मच्छर बीमारी में रोग वाहक का कार्य करती है, जैसे मलेरिया है और डेंगू है। ओके, और उसके बाद में हम बात करें लैंगिक संपर्क द्वारा। तो देखिए लैंगिक संपर्क के द्वारा किस प्रकार से जो रोग हैं वो फैलते हैं।
तो कुछ रोग जैसे सिफिलिस और एड्स रोगी के साथ लैंगिक संपर्क के द्वारा संक्रमित व्यक्ति में क्या करता है, प्रवेश करता है। और सिफिलिस अथवा एड्स के विषाणु है वो एक साथी से दूसरे साथी में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर नोट है, तो नोट के अंदर इंपॉर्टेंट है, एड्स है वो लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी संक्रमित होता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त है वो स्वस्थ व्यक्ति से स्थानांतरित किया जाए अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान के द्वारा भी संक्रमित हो जाता है। और उसके बाद में है अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट। तो देखिए रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव विभिन्न साधनों के द्वारा शरीर में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं और वे हमारे शरीर के अंग उत्तक आदि में जा सकते हैं। और उसके बाद में है यदि वे हवा के द्वारा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, यदि वे हवा के द्वारा नाक से प्रवेश करें तो ये फेफड़ों में जाएंगे और जैसे अक्षय रोग हैं, अक्षय रोग के जो बैक्टीरिया हैं। और तीसरा पॉइंट है यदि वे मुंह के द्वारा प्रवेश करें तो वे आहार नाल में रहेंगे, जैसे टाइफाइड के बैक्टीरिया, अथवा ये यकृत में जाएंगे जैसे हेपेटाइटिस के बैक्टीरिया जो पीलिया रोग के क्या हैं, कारक हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि HIV वायरस है लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और लसिका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव है वो मच्छर के काटने से शरीर में क्या करते हैं, इंटर करते हैं और यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जापानी मस्तिष्क ज्वर है उत्पन्न करने वाले वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचते हैं, किंतु यह मस्तिष्क को क्या करता है, संक्रमित करता है। तो प्यारे बच्चों ये आपको जरूर ध्यान देना है। और उसके बाद में है रोग के उपचार। रोगों के उपचार हैं वो दो प्रकार से किए जा सकते हैं। तो इसमें पहला उपचार है कि रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार है वो पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार, दर्द या दस्त आदि। और हम आराम करके भी ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य होने में क्या होती है, सहायक होगी। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि रोगाणु को मारने के लिए उपचार, रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। उदाहरण है मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है रोग के निवारण। तो रोग के निवारण के लिए दो विधियां हैं प्यारे बच्चों, इसमें एक तो सामान्य विधि है और एक रोग विशिष्ट विधि है। तो सबसे पहले हम बात करें सामान्य विधि की। तो सामान्य विधि के अंदर क्या है, इसमें पहला पॉइंट लिया है मैंने कि रोगों का निवारण करने की सामान्य विधि रोगी से दूर करना है। और दूसरा पॉइंट है कि वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगी से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी है आपके रोग विशिष्ट विधियां। तो इसमें क्या है कि रोगों की रोकथाम का उचित उपाय है प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण। और इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र है वो धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन शुरू कर देता है। और यहाँ पर हाईलाइट है कि HIV संक्रमण एंटीवायरल औषधियों से नियंत्रित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है आपके प्रतिरक्षीकरण। अब देखिए प्रतिरक्षीकरण क्या है, एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की एक विधि है प्रतिरक्षीकरण। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र है वो रोगाणुओं के प्रति क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। और इस प्रकार वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति के साथ उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण है वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 13 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।